हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल फिजिक्स में नदीम, आपका मेंटर और टीचर। क्लास 10th सीबीएसई एग्जाम्स आपके एक दिन बाद हैं और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, जो एक्सपर्ट्स ने प्रिपेयर किए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। फिजिक्स के जितने पूरे होल सिलेबस से मैं आपको क्वेश्चंस कुछ बताने वाला हूँ और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एग्जाम्स में आप देख कर जाएंगे और चांसेस हैं किस तरह के, और इस तरह के क्वेश्चंस और इनमें से कई सारे क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली मैच भी कर जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। और काफी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं, ऐसे ही आने वाले वक्त में मिलता रहूंगा, आता रहूंगा बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट को लेकर आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास 10th 11th 12th 9th सारे बच्चों के लिए फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। हमारे पास कुछ एमसीक्यूज होंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के जो भी क्वेश्चंस हैं, किस बेस क्वेश्चंस, वो सारे हम इस वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाइड इन इंडिया। आप सबको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक हमारे पास पावर सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर है। यानी कि दो वायर के बीच का डोमेस्टिक में आपको जो डोमेस्टिक आपका पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं, या वोल्टेज आप कह सकते हैं, वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज पर ये काम करता है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे कई बार घुमा के पूछा सकता है कि 50 हर्ट्ज का मतलब एग्जैक्टली क्या है। आपको पता है ना कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक यूनिट टाइम में कितनी बार वो साइकिल अपना कंप्लीट कर रहा है। तो 2 सेकंड 3 सेकंड का आपसे ऐसे मिलाकर पूछ सकता है अल्टीमेट। लेकिन आपको एटलीस्ट याद रखना है कि लाइव वायर जो 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर के बीच के जो डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो करेक्ट आंसर जो आपका होने वाला है बच्चा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। क्लियर है? चलो, इस तरह से क्वेश्चन सिंपल सा है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हम सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, यानी कि हमारे पास बच्चा अगर आपने याद रखा हो कि हमारे पास ये स्टार है, लेट्स से स्टार है। ये स्टार बहुत अजीब सा बन गया है, चलो कुछ इस तरह का बनाता हूँ मैं। चलो, यहाँ पे हमारे पास स्टार है। अब स्टार से लाइट आ रही है, हम सबको पता है स्टार से लाइट आ रही है। अब ये लाइट आ रही होगी ना, तो अलग अलग डेंसिटी से लाइट आ रही होगी। मतलब जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, सब डिफरेंट है। तो यहाँ पर वो बेंड करते हुए लाइट आएगी और हमारे आंखों तक पहुंचेगी। लेकिन एक्चुअल हमारी जो हम देख पाते हैं दैट इज इन स्ट्रेट लाइन ओनली। तो अगर आप देखें तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, हमें बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो हमें ऐसा लगेगा, अच्छा ये बार-बार शिफ्ट होता रहेगा बिकॉज़ ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ना। तो यहाँ पर जो कभी इस तरफ दिखाई देगी हमारा स्टार, और ये कभी स्टार हमारा इस तरफ दिखाई देगा। तो अपैरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन बार-बार ट्विंकल करता रहता है। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या आप सिंपल सा आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। तो करेक्ट आंसर इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है बच्चा, कि हमें जो कॉन्वेक्स लेंस का दे रखा है ना पावर, फोकल लेंथ दैट इज इन 20 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि अगर आपको पावर निकालना हो और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो क्या करते हैं, 100 डिवाइड बाई एफ करेंगे। यानी कि हमें जो फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, उसे यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर। आप उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इज इक्वल टू 1/f एंड f शुड बी इन मीटर। तो इसीलिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे मीटर में कन्वर्ट करके, तो 100/100 टॉप में ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में ही, डायरेक्टली आप 100/f यूज कर लीजिए। तो 100 डिवाइड बाई 20, ओके, इट कम्स आउट टू बी 2 5 10 5 डैप्ड। कितना रहा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे। बहुत सिंपल सवाल है और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सामने में देखने को मिलेंगे अभी। चलो आगे एक सवाल देखता हूं मैं। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया होगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक नंबर में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए, इसीलिए आपको पता है लेकिन फिर भी आप ट्राई करके रखेंगे। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, एनसीईआरटी का ही सवाल है ये, कि हमें पता है कि क्या क्या दे रखा है हमें। इलेक्ट्रॉन की चार्ज दे रखी है यहाँ पर। तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं
टोटल चार्ज मुझे 1 कूलम्ब है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब है, पता होता है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, और जब हम क्या निकालना है मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, दैट इज Q बाई E। क्यू भाई आ गया। अब यहां देख लो बच्चा, क्यू कितना है, बहुत सिंपल, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 19 ऊपर चला जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इस पार्ट को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसे आप थोड़ा सा देखें तो डेसिमल को 1 पॉइंट पर लेकर आना है, तो क्या करेंगे आप, एक डेसिमल से यहां पर मल्टीप्लाई और एक डेसिमल से डिवाइड, है ना। अब डिवाइड मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6.25, और एक 8 कट जाएंगे, एक 10, तो 10 टू द पावर 18 हमारे पास सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत सिंपल है। चलिए, द लिस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम इज, देखो जब भी आपसे लिस्ट रेजिस्टेंस की बात की गई है तो बहुत सिंपल सी बात यहां पर आपको समझने वाली बात है कि कभी भी लिस्ट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उनसे कम ही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे कम होने वाला है। तो जरा देखो, और तो आप खुद समझ में आएगा कि 100 ओम तो यहां पर हो नहीं सकता। मेरी बात समझना, मतलब पैरेलल कनेक्शन में जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो अगर आप इनका रेजिस्टेंस निकालोगे ना, जितना भी आए, लेकिन वो इन सब से कम ही आने वाला है, तो ऑप्शन आप देख लोगे लेस देन 1 ही होगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि सबसे छोटा रेजिस्टेंस इसमें 1 है, उससे भी छोटा आएगा इक्विवेलेंट आपका, दैट शुड बी लेस देन 1। क्लियर है। A small electric lamp is placed at the focus of a convex lens. When the lamp is switched on, the अच्छा, ये सवाल बड़ा अच्छा है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक बच्चा कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और कॉन्वेक्स लेंस में हमसे ये बोला गया है कि एक लैंप को हमने रखा है फोकस पे। लेट्स से हमने यहाँ पर फोकस बना दिया, एक सेकेंड, और यहाँ पर आपने लैंप रखा है, ठीक है, एक लैंप रखा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो लाइट बेसिकली निकल रही होगी, जब से स्विच ऑन करेंगे, द लेंस विल प्रोड्यूस व्हाट, कन्वर्जिंग बीम लाइट। आप तो ये समझ रहे होंगे सारा कन्वर्ज कर जाएगा लाइट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइट चारों तरफ फैलेगी, लैंप की लाइट है चारों तरफ जाएगी, और जब लैंप की लाइट चारों तरफ जाएगी ना, तो वो ऐसा लगेगा कि वो लाइट हमारी फोकस से बाहर निकल रही है। सो वहां पर आपको लाइट पैरेलल हो जाएगी, मतलब सारे तरफ लाइट जाएगी, और बाद में ये सारे के सारे लाइट पैरेलल हो जाएगी, कुछ इस तरह से। मतलब जो लाइट बाहर जा रही है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी। क्लियर है? या फिर आप यूं भी समझ सकते हैं, मैंने छोटा बनाया तो अब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ये सारे के सारे लाइट्स पैरेलल होंगी, और यहां से लाइट निकल रही है फोकस के पास से, तो वो कन्वर्ज करेंगी, लाइट आकर यहां पर कन्वर्ज करेगी। तो ऐसा लाइट फैलती है ना, फैलेगी जब, तो वो फोकस से निकल रही है तो बाद में पैरेलल हो जाएगी। आपने रूल्स पढ़ा है, ये दो लाइट रे आपकी फोकस से निकलती हुई है, ओके, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या होने वाला है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीजें इस पे प्रॉब्लम कर रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप टेलीग्राम पे जाके मुझसे डायरेक्टली बात करेंगे, पूछेंगे, वहां पर मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अ पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम, ये बहुत सिंपल है कि जैसे ही आप सूरज में जाते हैं, अंधेरे से आप बाहर निकल के रोशनी में जाते हैं, व्हाट हैपेंस इन दैट केस, पीपल विल डिक्रीज इन साइज, पीपल की साइज कम हो जाती है ताकि कम लाइट आपकी आंखों में जाए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसमें, द साइज द पीपल विल डिक्रीज, डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। चलो, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस, मैं पूरी चीजें सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बेसिक बेसिक समझा रहा हूं आपको, समझते जाइएगा। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm is and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6-volt battery as shown in the circuit diagram। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे, देखिए जरा आप,
दो यहाँ पर हमारे पास R1 R2 आप कर सकते हैं ना कि आपके पास R1 पता है दैट इज 20 ओम, आपके पास R2 है दैट इज 4 ओम। अब इसे कनेक्ट किया जाता है 6 वोल्ट बैटरी से, टोटल 6 वोल्ट बैटरी है। तो सबसे पहला काम अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट फाइंड आउट द सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो आप देखिए यहाँ पर 20 प्लस 4 दैट कम्स आउट टू बी 24 ओम। 24 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो ए तो हमारा आंसर आंसर हो गया ये ए। अगर उसी तरह से आप बी भी निकालना चाहें, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना होगा, करंट कैसे निकलेगा, सिंपल है, करंट विल बी आई इज इक्वल टू जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके है पता है v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I बराबर क्या होता है v बाई आर। क्लियर, v कितना है हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली 6, टोटल रेजिस्टेंस इज 24 दैट इज 6 बाई 4, 1 बाई 4, और 1 बाई 4 एम्पियर को आपको पॉइंट में भी चाहे तो कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी सॉरी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जस्ट एक सेकंड, हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा निकालना है आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, अगर ये सीरीज में है, देखिए अगर ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है और इनका अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आई तो सेम रहने वाला है, दोनों का आई सेम रहेगा, तो अब V1 निकालेंगे I बाई R1 एंड V2 निकालेंगे I बाई R2। इसका मतलब ये है कि यहां से जो करंट जा रहा है ना वो दोनों में सेम रहेगा, मतलब 1/4 यहाँ भी करंट जा रहा है, 1/4 करंट यहाँ भी जा रहा है। आप सिंपल सा वहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं V इक्वल टू IR1 V इक्वल टू IR2 से, ठीक है निकाल लेंगे अब। और कैलकुलेट द पावर, पावर निकालना बहुत सिंपल है, अगर पावर आपको निकालना है आप या तो सिंपल P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कर दें। अच्छा किसका लैंप में निकालना है, लैंप का आर आपको पता है, वी आपको टोटल पता है, इसका वी आपको पता हो जाएगा, आप निकाल लें। नहीं तो आप इक्वल टू P इज इक्वल टू वी बाई आई करेंगे, लेकिन लैंप का वी लेंगे उस केस में, है ना, तब निकलेगा ये। चलो, draw magnetic field lines produced around a current carrying a straight conductor passing through cardboard। आपने एनसीईआरटी के बुक में भी देखा होगा कि अगर कार्डबोर्ड से पास कर रहा हो तो कैसे हमें बनाना है। चलो मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए कुछ नहीं करना, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे आप, एक कार्डबोर्ड ऐसे आप ड्रॉ कर देना, है ना, और यहाँ पर आपको जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ और फिर आपको सर्कल बना देना, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना देना है बस। अब इसमें दिखाना क्या क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। आप चाहें तो इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं बैटरी से, आप चाहें तो यहाँ पर आप करंट का डायरेक्शन भी दे सकते हैं, वैसे तो इधर से होगा डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप अगर पेंसिल से देखेंगे तो थोड़े से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप ड्रॉ कर दीजिएगा, इस तरह से ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा वेट अ सेकंड, अगर आप पूरा नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, एक कार्डबोर्ड आप बना दीजिए, कार्डबोर्ड टेढ़ा बन गया ये, चलो कोई नहीं। उसके बाद आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे, है ना, पहला कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं बना बट फिर इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे जरा, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सिंपल है सवाल, समझो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि अगर इस पॉइंट से यहाँ पे आप डिटरमाइन करना था ना, आप अगर इससे दूर जा रहे हैं, अगर इससे दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विल डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर, नेम एंड state the rule which determines the direction of magnetic field around a straight current carrying conductor। स्ट्रेट कंडक्टर में, ओके स्ट्रेट कंडक्टर में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो
आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो सी का आंसर आप लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल। चलो, व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोलेनॉइड का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और चांसेस है कि आपको पूछा जाएगा। तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक आप सिलिंड्रिकल कॉइल आप समझिए उसे, जिस पर बहुत सारे टर्न्स आपको लगा दिए जाते हैं कॉइल के, ठीक है। अंदर आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप एक सॉफ्ट आयरन कोर भी इस्तेमाल कर लेंगे। डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, याद कीजिएगा। स्केच करना, ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। स्केच करने के लिए ध्यान क्या देना है आपको कि करंट का डायरेक्शन और करंट के इन का करंट के आउट का डायरेक्शन आप बताइएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आप बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, अंदर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। और ऐसा ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना रहे हैं ना आप, तो बाहर निकलता हुआ इधर से बाहर जा रहा है और अंदर से ऐसे आ रहा है। मैं जिस तरह से आप बार मैग्नेट बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही कुछ, ठीक है। करंट इधर से जा रहा है तो करंट इधर से वापस आ रहा है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। चलिए, अगला सवाल है लिस्ट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग इन द डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में ओवरलोडिंग को कम करने के लिए यू डू नॉट नीड टू कनेक्ट ऑल द अप्लायंसेस एट वंस टू अ सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट में ज्यादा अप्लायंसेस को कनेक्ट ना करें, या फिर एक बार में बहुत ज्यादा अप्लायंसेस को यूज ना करें, या फिर जितना भी रेटिंग है उससे ज्यादा, फॉर एग्जांपल किसी भी आपके, आप जो प्लग यूज करते हैं, सॉकेट यूज करते हैं, सॉकेट की रेटिंग है, ठीक है, तो आप सॉकेट यूज कर रहे हैं, अब इसकी रेटिंग से ज्यादा वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, डिवाइस यूज करेंगे, तो ये ओवरलोडिंग ही कहलाएगा। डिफरेंस क्या है ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग में? ओवरलोडिंग में ज्यादा अप्लायंसेस एक टाइम पे यूज करेंगे तो ओवरलोडिंग कहलाता है, और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है कि आपकी लाइव वायर और जो कैसे न्यूट्रल है दोनों टच कर जाती है आपकी, अगर टच कर जाएगी तो वहां पर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कहीं से लीकेज वगैरह है, वहां से उसका इंसुलेशन खराब खराब हो गया तो आपको शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। AB is a thick wire. When electric current I flows through the wire, what change is observed in the compass needle placed near the wire? और स्टेट एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो जैसे ही उसी का सवाल है ये कि इस केस में क्या होता है कि जैसे ही आप लेकर जाते हैं वहां से करंट पास करते हैं, तो कंपास निडल में आपको डिफ्लेक्शन शो होता है अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। और ये डिफ्लेक्शन क्यों शो होता है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैं ये बना के दिखाता हूं। बी का मैं आपको पहला देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है अगर ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है तो। अगर ये फॉर एग्जांपल डिस्टेंस पैरेलल नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म ही कहलाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। लेकिन ये वाले आपको यूनिफॉर्म है ना, ये यूनिफॉर्म ऐसा बनाएंगे। और नॉन यूनिफॉर्म में तो कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाते हैं आपके, ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके नॉन यूनिफॉर्म है। ये आपके यूनिफॉर्म है, ये आपका बच्चा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ में गलती कहाँ होती है आपसे कि ओम्स लॉ को जब डिफाइन करते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो कुछ ये मैं बता देता हूँ सिंपल। आपको लिखना है V इज इक्वल टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू I, या फिर आप पढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द कंडक्टर। जस्ट अ सेकेंड, कैमरा सही कर लेता हूं। चलो, समझ गया। लेकिन लिखना है आपको V इज इक्वल टू V प्रोपोर्शनल I, यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, और आप ये भी कर देंगे R बराबर V बाई आई, जो कि कांस्टेंट है। हमेशा R आपका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, जब आप डिफाइन कर रहे होंगे तो गलती क्या होती है कि आप कांस्टेंट टेम्परेचर यूज नहीं करते। वर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर आपको यूज करना है कि दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पर आता है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब अब भी आप डिफाइन करेंगे ओम्स लॉ तो वहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट लिखना नहीं भूलेंगे। क्लियर है? ड्रॉ सर्किट डायग्राम फ्रॉम द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कुछ भी खास नहीं है इसमें, घबराने वाली बात नहीं है। आप सिंपल सा एक जो बनाते हैं डायग्राम अपना, वो भी आप बना लेंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड, यहां पर आप अपना स्विच बनाइएगा। अब करना क्या क्या मैं दिखा रहा हूं यहां पर।
देखो, एक सेकंड, आप जब बनाएंगे ना तो यहाँ पर अपना सेकंड एम एमीटर, और यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस देंगे उसके क्रॉस वोल्ट मीटर। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, इस तरह से आप करते जाएंगे, है ना। पूरा बिल्कुल करंट कैसे जा रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है, सब कुछ दिखाना है आपको, यही आपको बनाना है। ठीक है, आप चाहे तो रेजिस्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखो, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased by 2 to 220 volt? देखो समझते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, बहुत सिंपल सवाल है, इसको फिर से देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 एम्पियर। सोर्स से 4 एम्पियर का करंट है, 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को आपने इंक्रीज कर दिया 120 वोल्ट पे, तो अब बताओ कितना कम इसमें करंट होगा। अगर आपको ख्याल हो ये चीजें तो, कि जब भी पावर वाले सवाल में हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है ना, लेकिन एक फॉर्मूला जो आपने देखा हो, दैट पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, है या नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके रेजिस्टेंस निकालना है, बिकॉज यहां रेजिस्टेंस और यहां रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो आपको करना क्या है, पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, देन यू विल बी यूजिंग आई इज इक्वल टू, अच्छा रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया ना, आपको पावर दे रखा था क्या, नहीं नहीं पावर नहीं दे रखा है, बहुत बढ़िया। देखो ओके, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वी आई का पावर वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, सॉरी ये पावर वाला क्वेश्चन नहीं है। रेजिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट ही रहेगा ना। अगर 60 से 120 कर दिया तो ये कितने टाइम्स हो जाएंगे, देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, चूंकि रेशियो दोनों का V बाई आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप ऐसे करना, V बाई आई वन, V2 बाई आई टू करके भी निकाल सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस निकाल लो, बाद में उससे निकाल लेना आप, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होंगे, इक्वल होंगे, V आई का रेशियो चेंज नहीं होगा, R रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस निकाल लो। ऐसा तो कर सकते हो ना, यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल लेना, वी दे रखा है, आई दे रखा है, तो यहां से रेजिस्टेंस निकाल लो। अब आपके पास आर पता है, वी पता है, आई निकाल लेना, ऐसा भी कर सकते हो, या वी वन आई वन, वी टू आई टू कर सकते हो आप, क्योंकि कांस्टेंट होते हैं रेशियो। समझ गए। चलिए अगला सवाल बच्चा, an object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave mirror of a focal length 30 centimeter. यूज मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं आप पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आपकी टाइम बहुत कीमती है यहाँ पर, मतलब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर आप सीधा जो आपको आ रहा है मैं वो भी आपको बताता चाहूँ तो शायद ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आपके लिए। तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ लेंगे, मैं क्वेश्चन सारा दिखा देता हूँ। मैं इवन ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां पर जाकर आप सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा अच्छे से फिजिक्स के, और चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस एज इट इज आपके एग्जाम्स में आ जाए। बिल्कुल ये एक्सपर्ट्स ने तैयार किए हैं सारे क्वेश्चन सारे सैंपल पेपर से आपको है, प्रीवियस ईयर पेपर से है, और ये जो क्वेश्चन सेट करते हैं टीचर्स, जो सीबीएसई को प्रोवाइड कराते हैं टीचर्स, वैसे टीचर्स ने इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कर लें। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ज्यादा टाइम आपका घंटों का वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं वो भी नहीं करना चाहता। अगर आपको प्रॉब्लम आता है आप वहां पूछेंगे, मैं आपको वहां सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चंस देखते जाइए, जहां प्रॉब्लम आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ क्वेश्चन को समझना, अगर बोल दिया कि मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो आपको पूरा सॉल्व करके बताना होगा, पूरा सॉल्व करके आपको बताना होगा बच्चा। तो देखो करना क्या है, अगर कॉनकेव मिरर है, कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर बच्चा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर इस तरह वाला, इस केस में आपका फोकल लेंथ निगेटिव ही होगा, फोकल लेंथ निगेटिव होगा। आपकी ऑब्जेक्ट तो हमेशा निगेटिव होती है, बट V कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव कब, जब V इस तरफ बन रहा हो, और जब अगर V इस तरफ बनेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जरा देखो, एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 60 सेंटीमीटर पे, तो इस केस में क्या U माइनस 60 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या? फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो क्या हमारा F माइनस 30 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या?
मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है v निकालने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले से अगर 1/v निकालिएगा तो क्या 1/f माइनस 1/u नहीं होगा? बस आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्या आंसर आपका, प्रोबेबली क्या, अगर 60 सेंटीमीटर पे रखा है और इसका हाफ फोकल लेंथ है मतलब सी पे रखा गया है, तो इमेज भी सी पर बनेगा। आपका आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस में 60 सेंटीमीटर, माइनस में ही आएगा बच्चा 60 सेंटीमीटर, देखना मतलब सी पर ही रखा गया है। देखो ना आप, एफ आपका 30 है, उसके डबल पे रखा गया है मतलब सी पर रखा गया, तो इमेज भी सी पर ही बनेगा। अब सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट करो यहां पर, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। कुछ नहीं करना आपको, रे डायग्राम बना देना है। एक रे डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, ऐसे बना देना सिंपल। अच्छा, रे डायग्राम बनाने में करना क्या, स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। जितनी दूरी पर आप एफ बनाएंगे उतनी ही दूरी पे सी बनाएंगे। लेकिन ये 60 और 30 इतना बड़ा सेंटीमीटर कैसे लेंगे आप? तो इसका ट्रिक है क्या, देखना कि एलसीएम लेते हो ना आप, कि कौन सा ऐसा मिनिमम जो स्केल लेते हैं, स्केल स्केल वाले टर्म्स में, मतलब जैसे यहां पर फोकल लेंथ आप देखोगे दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो आप क्या करना, फोकल लेंथ को 3 सेंटीमीटर लेना, यानी कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो 30 हो जाएगा 3, तो 60 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, है ना, ये 6 के बराबर हो जाएगा। 6 60 के बराबर, 3 30 के बराबर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना, बस रे डायग्राम बनाना है, स्ट्रेट लाइन, और इस यहां से जाएगा तो वो यहां जाएगा बच्चा, और ये सीधे यहां मिलेंगे। आप स्केल से बनाना, आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना। चलिए, और यहाँ पर आपको इमेज मिलेगा, सेम साइज का मिलेगा। सी पर जैसे बनता है वैसे ही बनाइएगा। स्केल का यूज कीजिएगा, जितने डिस्टेंस पर आप एफ लेंगे उतने ही का डबल करके सी लेंगे आप। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इमेज लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पर पोल लिखना मत भूलिएगा। ये सारी चीजों को थोड़ा सा इसे पॉलिशिंग कर दीजिएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान करेंगे आप, ध्यान देंगे। सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई? बहुत तरह के डिफेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा होगा, प्रेसबायोपिया पढ़ा होगा आपने, अपने कैटरेक्ट पढ़ा होगा। ये सारे डिफेक्ट्स ही तो हैं, डिजीज हैं, डिफेक्ट्स हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दो का आपको लिखना हो तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का लिखेंगे, नियर साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस के बारे में। ठीक है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। An electric bulb rated as 200 watt is used for 5 hours a day. देखो, अगर आपको निकालना हो मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में कितने डेज होते हैं? जुलाई में 31 डेज होते हैं। जब भी आपको पहले तो बिजली की यूनिट निकालनी पड़ेगी, कितने यूनिट्स का खर्च किया आपने, इसके लिए क्या करना होगा, किलो वॉट आवर में निकालना होगा। मतलब कि पावर को किलो वॉट आवर में, टाइम को आवर में, किलो वॉट में और आवर में। तो बताओ कितनी यूनिट हो जाएगी बच्चा एनर्जी, एनर्जी कितनी यूनिट होगी? पावर को मल्टीप्लाई करोगे, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, डेज से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। टाइम, डेज, कितने दिनों तक। तो देखो तो पावर कितना है, 200 वॉट। 200 वॉट को आप 1000 से डिवाइड कर दो। 200 वॉट बराबर कितना होता है, 200 डिवाइड बाई 1000, 0.2 किलोवाट। तो 0.2 किलोवाट यहां पर आप लिख दीजिए। एक सेकंड, 0.2 कितने घंटे यूज हो रहा है, 5 घंटे यूज हो रहा है। कितने दिनों तक यूज हो रहा है, मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 31 डेज। आप ये आ जाएगा किलोवाट आवर में। ठीक है, अच्छा ये जो किलोवाट आवर में आ रहा है ना, अब करना क्या है आपको, किलोवाट आवर में आ रहा है तो आपको पैसा निकालना है, कितने पैसा खर्च होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए या बिल निकालने के लिए जो इस वैल्यू को, इस एनर्जी को आपको अमाउंट यानी कि पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, किसमें, रुपीज में होना चाहिए। अब रुपीज में देखो 60 पैसे हैं, तो 60 पैसे रुपीज में कितने हो जाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 0.6 रुपीज। ठीक है, मतलब यहां पर जो आंसर आएगा उसे आप 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्लियर है, छोटी छोटी चीजें हैं पर ध्यान दीजिए इसे। As the two positions in which a concave mirror produces, कितना टाइम हो गया यहाँ पर, वीडियो ज्यादा लंबा, आधे घंटे का वीडियोस हो चुका है।
तो ज़्यादा वक्त आपसे लेंगे नहीं, तो मैं जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करना, प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना बिकॉज़ आपको अपनी तैयारी भी करनी है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी। स्टेट 2 पोज़ीशंस इन व्हिच अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। 2 पोज़ीशन, लास्ट के 2 पोज़ीशन होंगे ना, वहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। मतलब अगर कॉन्केव मिरर आप देखिएगा, तो यहाँ फोकल लेंथ और पोल के बीच यहाँ रखेंगे, तब भी मैग्नीफाइड बनेगा। अच्छा, सी के बाद जहाँ पर भी रखें, यहाँ पर सी है, सी के बाद भी रखेंगे तो भी मैग्नीफाइड ही बनेगा। सी के बाद रखेंगे तब भी मैग्नीफाइड बनेगा और यहाँ रखेंगे तब भी, मतलब सी मतलब इक्वल बनता है, उसके बाद आप जैसे-जैसे पास जाएँगे ना, आपकी मैग्निफिकेशन होती जाएगी। तो 2 पोज़ीशन कोई बता देना आप। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 इमेजेस। बिल्कुल बता सकते हैं डिफरेंस। अच्छा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। रियल या वर्चुअल? इमेज हमारा रियल बनेगा। इनलार्ज, इनलार्ज एंड रियल। लेकिन वही यहाँ रखोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा। यहाँ वर्चुअल और इनलार्ज, है ना? तो फर्क है कि नहीं? फर्क है या नहीं? अगर इधर रखा तो वर्चुअल इनलार्ज, यहां पर इधर रखा तो इनलार्ज और रियल, तो रियल और वर्चुअल का फर्क है। डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन में डिफरेंस क्या है? वर्चुअल, ये तीनों बना सकते हैं वर्चुअल और बनाते ही हैं। साइज का फर्क है, साइज का फर्क है। क्या साइज का फर्क है देखना, चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अगर आप देखो प्लेन में, कॉनकेव में एंड कॉन्वेक्स में, वर्चुअल तीनों बनाते हैं। इसमें वर्चुअल तो बनेगा बट स्मॉलर इमेज बनेगा, बनेगा ना। इसमें इन लार्ज इमेज बनता है, इसमें इमेज इज इक्वल इन साइज बनता है। यही फर्क है। बनाएंगे तीनों के तीनों वर्चुअल इमेज ही, तीनों वर्चुअल बना सकते हैं, बट कॉन्वेक्स में छोटे बनते हैं। मिरर है ना, हाँ मिरर है, और इसमें इक्वल और इसमें इनलार्ज। ठीक है, समझ गए? चलिए, लॉन्गर वायर्स हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड द स्मॉलर वायर्स हैव लेसर रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो ये सही है आपका। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिकॉज रीजन भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बोथ रीजन एंड असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। जस्ट अ सेकेंड, फ्रेम में देखना पड़ता है सही है या नहीं। चलो, सही हो गया, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चलो, एक चीज ये भी समझा देता हूं आपको। इस क्वेश्चन को तरह देखो, हमें डायग्राम देके बताना है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव, साइन क्या होगा और इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। इस केस में इमेज यहां बनेगा, वो भी पॉजिटिव। तो क्या ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। तो साइन तो हमारा क्या हो गया? साइन तो पॉजिटिव हो गया। अब जरा देखना, हाइट ऑफ द इमेज तो इस केस में इनलार्ज, यहां वर्चुअल और इनलार्ज बनता है, मतलब ये वाला साइज ज्यादा है, ये वाली साइज थोड़ी कम है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो क्या होता है? वैल्यू एक से ज्यादा, वैल्यू एक से ज्यादा, वैल्यू एक, सॉरी, पॉजिटिव एंड वैल्यू मोर देन वन। देख लिया, मोर देन वन वैल्यू और पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेटेलिक वायर, अर्थ मेटेलिक वायर का अप्लायंसेस में क्यों इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज वायर क्या होता है? फ्यूज वायर जो कि ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है, आपको पता है। शॉर्ट सर्किटिंग का क्या मतलब है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों टच कर जाएं किसी कारण से, तो वहां पर शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है वायर में डैमेज की वजह से। अच्छा, किस यूनिट में इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में? दैट इज इन किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर। ठीक है, चलो, एक बंदा है जो नहीं देख पा रहा है, मैन कैन नॉट सी क्लोजर देन 1 मीटर, 1 मीटर से नजदीक की चीजों को नहीं देख पाता है। मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 1 मीटर, मतलब पास की चीजें नहीं दिख रही हैं। अब सोचो,
नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। देखो दूर जाएगा तो दिख रहा है, अ मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 1 मीटर, 1 मीटर से पहले की चीजें नहीं दिख रही है, मतलब उसे क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट, अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट कैन सी द फादर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस उसको है। ओके, नेम द डिफेक्ट। अच्छा, मेंशन द पॉसिबल कॉज। कर्वेचर खराब हो चुका है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल है, इस तरह से आप जो रीजन दे देंगे उसमें रे डायग्राम भी बना देंगे आप। इमेज हमारा पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है ना, बनाया होगा आपने इस तरह से कि रेटिना के पीछे बन जाता है आके इमेज हमारा, कहाँ, नजदीक वाला, नजदीक से जो लाइट जाएगी वही। तो अब उसे पहले कन्वर्ज कराना है तो वहां इस्तेमाल क्या करेंगे हम, डाइवर्ज। देखिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है मतलब पहले कन्वर्ज करा देंगे लाइट को हम। कॉनकेव लेंस इस्तेमाल होता है कहाँ, जहां लाइट को डाइवर्ज करना हो, तो कॉनकेव, तो मायोपिया में इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया में इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स। हाइपरवेक्स, माइकेव, ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकते, याद कर सकते हो आप, हाइपर वेक्स और माइकेव। माइकेव कॉनकेव फॉर मायोपिया एंड वेक्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये सवाल किसका है आपको पता है, डिस्पर्जन का क्वेश्चन है ये। डिस्पर्जन के लिए वेयर एल्स कहाँ देखते हैं ये फिनोमेना, आप रेनबो फॉर्मेशन में देखते हैं। अच्छा, किस, इससे क्या आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, डिफरेंट लाइट्स विल हैव डिफरेंट स्पीड्स, विल बिहेव डिफरेंटली इन द मीडियम, इन द प्रिज्म। सब लाइट्स के लिए अलग अलग बेसिकली अलग अलग लाइट्स विल हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिज्म, इसीलिए उनकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। और जो वाइट रेड है सबसे पहले, फिर उसके बाद मतलब बेस्ड ऑन द स्पीड्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट अलग अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यही कंक्लूजन निकलेगा इसको। और दो इस तरह से प्रिज्म आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा होगा, इससे हम क्या बता सकते हैं, क्यों करते हैं, वो आपको बताना है। आगे डायग्राम भी है वो मैं दिखा दूंगा, वो आपको बताना है। जस्ट वेट अ सेकंड। चलो, ओके, 4.5 निडल है, 12 सेंटीमीटर रखा गया, कॉन्वेक्स मिरर से फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। भैया सिंपल सा सवाल है, आपको गिवन क्या क्या है मैं गिवन लिख देता हूं। 4.5 सेंटीमीटर निडल है जिसे रखा गया है u माइनस 12 सेंटीमीटर पे। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी, देखो कॉन्वेक्स मतलब कि ये वाले मिरर, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, आपको v निकालना है। उसके बाद मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू से, यहाँ पर u आपको पता है, v निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकते हैं, उसके लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको v तो निकालना ही होगा। What happens when the needle is moved farther from the mirror? जैसे मिरर से आप दूर ले जाएंगे, ये मिरर है आपका ना, जैसे जैसे आप दूर ले जाएंगे मिरर से तो क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस भी चेंज होगी, साइज भी छोटी होगी। और अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है ना, हाँ, अगर दूर ले जाएंगे तो ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, थोड़ी बहुत आप दूर लेंगे फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्रिंसिपल एक्सेस पे ही है तो। एंड इफ यू मूव इट फार्दर अवे, व्हाट हैपेंस, द इमेज बिकम्स वेरी शॉर्ट, डिमिनिश्ड, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज फोकस पे बनना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज पैरेलल लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आ रहा होगा बहुत दूर से, वो फोकस पे इमेज बनाता है डाइवर्ज करके। क्लियर है, appears टू फॉर्म एट फोकस। क्लियर है, समझ गए। तो इमेज की साइज और छोटी होती जाएगी, इमेज फर्दर आपके फोकस पे बन जाएंगे, ये आप लिखेंगे। सेम सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नहीं बनेगा आप मुझसे पूछ लेना, सेम तरह मतलब सेम पैटर्न पे सवाल है ये सारे। अच्छा, ये सवाल है मैं करवा देता हूं, अल्फा पार्टिकल से एक्सपीरियंस करेगा यानी फोर्स, वो पूछा है। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है बच्चा, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, जो भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे दे भी रखा होगा आपको, हाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। अगर वो रेस्ट पर हैं तो कुछ भी नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अगर वो मूव कर रहे हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं, पैरेलल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड्स के पैरेलल रखोगे तो नहीं होगा, परपेंडिकुलर है अगर अल्फा पार्टिकल्स तो ही एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 में एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं करने वाले। ठीक है, चलो। अच्छा, ये सिंपल सा सवाल है आपका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का, क्या आप निकाल लेंगे।
ये तीनों आपके पैरेलल में हो जाएंगे, तीनों का पैरेलल आप निकालिएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके, ठीक है, 1/r करके निकाल लेंगे आप। उसके बाद जो आपके पास डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे, है ना, कर लेना आप। इलेक्ट्रिक हीटर का सवाल है, आपको फॉर्मूला याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। पावर बराबर होता है VI, पावर बराबर होता है बच्चा V²/R। इन दोनों फॉर्मूले का ज्यादा इस्तेमाल होता है आपको, है ना, इन दोनों फॉर्मूले का ज्यादा यूज आपको होगा। तो इन्हीं से फॉर्मूले से इन दोनों सवाल को भी आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। जीना ने देखा कि उसके घर में लाइट आ रही है खिड़की से। अब उसने कुछ ऐसा किया कि लाइट खत्म हो गई। लाइट खत्म नहीं हुई, बेसिकली पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना बंद हो गया। क्या किया होगा उसने? सवाल यही पूछा है। बेसिकली ये पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट ना। पार्टिकल्स में टिंडल इफेक्ट की वजह से पार्टिकल्स से वहां पे जो होंगे ना डस्ट पार्टिकल्स, उनसे लाइट स्कैटर कर रही होगी। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग देयर वाज टिंडल इफेक्ट अर्लियर बट व्हेन। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, वहाँ के आसपास का मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर रूम को थोड़ी साफ सफाई कर दें, बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दें, सारे डस्ट पार्टिकल हटा दें, तो चांसेस है कि पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना बंद हो जाए, है ना। ये कर सकते हैं। तो ये किया होगा उसने। ये पूछा क्या किया होगा, तो ये बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है, आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर दे दीजिएगा। ओके, डायग्राम देख के क्या बताना है आपको? सिंपल सा रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट है। ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट आई, डिस्पोज हो गई, अगेन हमने प्रिज्म को इन्वर्ट कर दिया, तो वापस से हमें व्हाइट लाइट मिल गई। तो रिकॉम्बिनेशन वाले सवाल है ये। अच्छा, स्काई एपियस ब्लू, बिल्कुल स्काई एपियस ब्लू। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। शॉर्टर वेवलेंथ लाइट होती है जो हमारी ब्लू, इंडिगो, ये सब ज्यादा स्कैटर होती है, ज्यादा स्कैटर होती है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो कम स्कैटर होती है। तो शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स स्कैटर द हाईएस्ट, बिल्कुल सही है। ब्लू इज अच्छा। अच्छा, सवाल ये है कि ब्लू कलर ही क्यों दिखता है फिर? विबग्योर में वॉलेट दिखना चाहिए, बिकॉज आवर आई इज मोर सेंसिटिव एंड मोर प्रोमिनेंट टू दैट ब्लू कलर, है ना। तो दोनों रीजन और एजर्शन दोनों सही हैं, इवन एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन इज आल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द। अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर लिया है, उसे ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखा है, तो इमेज कहां बनेगा? एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस? नहीं, बिहाइंड द मिरर बनेगा और इसकी पोजीशन वेरी करेगी, अगर थोड़ी बहुत वेरी करेगी, लेकिन वेरी करेगी और बिहाइंड द मिरर बनने वाला है। ऑप्शन डी। अच्छा देखो, यहाँ तीन बल्ब हैं, तीन बल्ब हैं, मतलब तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा बल्ब का। अब यहां पर ना तीनों को पैरेलल में लगाया गया है। पैरेलल, अगर देखो आप, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, है ना। अलग अलग पावर जिसकी, अच्छा या फिर यूं देख लो, रेजिस्टेंस बराबर V²/P। जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी रेजिस्टेंस कम वो ब्राइट जलने वाला है, जिसकी रेजिस्टेंस कम वो ब्राइट जलेगा, है ना। अरे यही होता है ना। आर, एक सेकंड जो बच्चा, आर इज इक्वल टू V²/P। तो यहां पर P और R में क्या रिलेशन है? इनवर्सली, अगर P ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम है तो वो ब्राइट लाइट जलेगा। किसका P ज्यादा है देख लो, सबसे ज्यादा पावर 100 वॉट, रेजिस्टेंस बहुत कम, ये ब्राइट जलेंगे। सो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए। अच्छा, यहां पर भी देख लो आप, रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम है, सॉरी पावर कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब से पहला तो नहीं हो सकता, द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम। नहीं, ए की ब्राइटनेस कैसे मैक्सिमम हो जाएगी? पावर कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। द ब्राइटनेस ऑफ बी विल बी मोर देन ए। हाँ, बी की ए से ज्यादा होगी ब्राइटनेस। सी विल बी लेस, नहीं, सी की सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर बी विल बी दैट आंसर। मिनिमम तो नहीं हो सकता हमारा डी का, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सवाल है आपको। ये सवाल पूछा गया है कि अगर पाथ ऑफ लाइट यहां पर रिफ्रैक्ट होकर निकलती है ना, तो आप बताना है कि ये दोनों पैरेलल क्यों है। देखो, पैरेलल क्यों है, आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज वहां पर लाइट पहले रेयर से डेंसर में जा रही है, वापस से वो रेयर में निकल रही है सेम मीडियम में, इसलिए। और यहां पर ये भी बताएंगे आप कि लाइट यहां पर ट्वाइस रिफ्रैक्ट कर रही है, सेम मीडियम से आके सेम मीडियम में जा रही है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बराबर होता है, इसलिए वो पैरेलल हो जाते हैं। ये सवाल इसमें दिया गया है।
यहाँ ये वाला सवाल 3rd नंबर देखना आप, है ना? फिर आपको ये वाले सवाल आप देख लेना कैसे बनेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना एक बार टेलीग्राम पे। ऐसा ही सवाल आपको रेजिस्टेंस का है, फिर किन-किन चीज़ों पर ओम्स लॉ डिपेंड करता है, इस तरह के सवाल आपको अगेन वही सवाल है, पावर दे रखा है आपको, पावर से रेजिस्टेंस निकालना है, पावर से वोल्टेज करंट निकालना है, इस तरह के सवाल देख लेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी का डेफिनिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? एसआई यूनिट होती है बच्चा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा टोटल, तो हाईएस्ट निकालने के लिए सीरीज में ऐड करेंगे, लोवेस्ट निकालने के लिए पैरेलल में ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर का सेम पावर वाला सवाल है। फिर आपको ना पूछा गया है करंट कैसे आपको बेसिकली एक करंट जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है ईस्ट से वेस्ट में। मैं ये करके बता देता हूँ आपको, देख लो। अगर ईस्ट से वेस्ट है ना, चलो ये आपका पावर लाइन है। यहाँ पे करंट आपको पूछा है, करंट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप देख लो करंट इधर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करोगे इस तरह से, तो ऊपर की तरफ लाइट कैसे जाएगी? देखो ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे आकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और ये वैसे जाएगा। अगर नीचे से देखो तो कहां से जा रहा है ये? नीचे से नॉर्थ से साउथ, ऊपर में साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ और ये नॉर्थ से साउथ, यही लिखना है आपको डायरेक्शन। आपने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वैसे ही रेजिस्टेंस कैसे चेंज कर रहा है लेंथ और एरिया के बेस पर, वो आपका सवाल है, आप देख लेना इसे। डायमीटर को डबल करने पे क्या होगा? 1/4 हो जाता है, डायमीटर डबल करने पे, लेंथ डबल करने पे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। वाई एलिमेंट हम हीटिंग डिवाइस एलओआई का क्यों इस्तेमाल करते हैं? इससे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर वी आई प्रोपोर्शनल है, आर कांस्टेंट है, यही समझ में आ रहा है कि आर वी बाई आई कांस्टेंट होंगे। ओमिक ओमिक कंडक्टर है, ओम्स लॉ को एक्सप्रेस कर रहा है ये। मायोपिया के कारण क्या है? मायोपिया का डायग्राम, इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? डायग्राम के साथ आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कॉन्वेक्स पे, कैसा इमेज बनेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, डायग्राम के साथ समझाना है। मैं आंसर्स नहीं दे रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है आपके पास, ज्यादा वक्त लंबा नहीं करना चाहता मैं। तो आप सारे क्वेश्चंस देख लो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा नहीं बन रहा है आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। इस तरह से आपको एजर्शन रीजन क्वेश्चन है कुछ, मैं सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ट्रैफिक लाइट पे बैक ऑफ द मिरर कन्वेक्स मिरर बिल्कुल सही है, कन्वेक्स मिरर हैज बिल्कुल सही, दोनों सही है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वाइडर फील्ड व्यू मिलता है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप और मुझसे पूछ लेना आप। फिर से वही ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, पावर का फॉर्मूला याद है आपको तो आप बना लीजिएगा, डायग्राम बनाना है ओम्स लॉ में, ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं ना, लेकिन क्वेश्चंस का थोड़ा वर्डिंग चेंज हो सकता है, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज नहीं होगा, सिर्फ वर्डिंग चेंज होगा। सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना है सोलेनॉइड का, मैंने बता रखा है आपको, करंट कैरिंग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का डायग्राम कैसे बनेगा, सिमिलर बनता है, देख लीजिएगा डायग्राम भी। ठीक है, फिर इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है कि कोई बंदा है, कोई लड़का है, स्टूडेंट, वो दूर ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख पा रहा है, अपने दोस्तों से देखो नोटबुक से वो लिख रहा है, तो कौन से उसे डिफेक्ट है आई की? दूर का नहीं दिख पा रहा है, नजदीक का तो दिख रहा है, मतलब उसे नियर साइटेडनेस है, मायोपिया है, कॉनकेव लेंस के थ्रू है, उसे सही करेंगे। डायग्राम बना के आपको बताना है। पावर निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, 1/f से f को मीटर में रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए 3 को पैरेलल में सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक 2 सीरीज में हो जाएंगे और ये तीसरे भी सीरीज में हो जाएंगे। बस इसे आपको पैरेलल में सॉल्व करना है, तीनों सीरीज में आ जाएंगे फिर, है ना? अगेन ये 2 पैरेलल, ये 2 पैरेलल, फिर उसके बाद ये दोनों, सॉरी ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर उसके बाद आपके 2 पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे। टोटल करंट निकालने के लिए V दे रखा है, I इज इक्वल टू V बाई टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस से आप निकाल लीजिएगा। ईएनटी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इमेज को बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव मिरर होता है जो इमेज को इनलार्ज करता है, सो ईएनटी विल यूज कॉनकेव मिरर, व्हाई? बिकॉज इट इनलार्जेस द इमेज। कॉन्वेक्स हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, तो कॉन्वेक्स तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। अगेन ये आपका सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन से है, देख लीजिएगा इसे एक बार और मुझसे पूछ लीजिएगा। दोनों केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। डायग्राम आपको आता है अलग अलग फोकस पे रखने के बाद, इमेज रे डायग्राम। ओके, ये आपको असर्शन रीजन देख लेना आप। अच्छा, इस सवाल को मैं इसको समझा देता हूँ, लास्ट सवाल आपका है आई सपोज। देखो यहां पर बताओ ना जरा कि इमेज कहां बनेगा। देखिए अगर लाइट आ रही है दूर से तो इमेज तो फोकस से बनेगा, लेकिन यहाँ का है फोकस कहाँ है? 4 सेंटीमीटर पे। समझना, इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कहाँ है? एक सेकंड,
फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर पे, तो यहां से फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर का यहां होगा, एक पे आएगा। ये बात समझना, ये इसकी ये इसकी डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ की, ठीक है। ये फोकल लेंथ की डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक, ठीक है। मतलब 1 पर इसका फोकल लेंथ है। अगर ऑब्जेक्ट लाइट आ रही है बहुत दूर से, इंफिनिटी से, तो कहां जाएगी इमेज? फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ पे, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा? 1 सेंटीमीटर पे। 1 सेंटीमीटर पे इसका फोकल लेंथ है, बिकॉज यहां पर 5 पे रखा गया है। देखो ये 5 पर है, तो यहां से 4 आओ बैक 1 पर, तो इमेज कहां रखना पड़ेगा स्क्रीन हमें? 4 पर, ठीक है। चलिए, तो ये वैसा ही सवाल आपका है रिफ्रैक्शन से और इलेक्ट्रिसिटी से। इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। इस सवाल को आप ट्राई करेंगे डेफिनेशंस के साथ, और इमेज कहां पे रखने पे कैसा इमेज बन रहा है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ताकि आप एक बार खुद से ट्राई करें, देखिए। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे, वहां पर मैं आपको आंसर दूंगा। शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाए, एटलीस्ट आप एक बार उसे गो थ्रू हो जाइए बस। आंसर्स मैंने पूरा नहीं करवाए, बिकॉज आंसर्स करवाने में वक्त लगता है और आपका टाइम खराब होगा। इसमें टाइम बहुत कम है, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। आई एश्योर यू कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे, आप करके जाइए एग्जाम में। अगले क्लासेस में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय।